हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी जानते हैं कि हम पदभेद के अध्ययन की सीरीज में इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अव्यय के अंतर्गत आने वाली क्रिया विशेषण जो उसका पहला भाग है उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे जिससे कि आप क्रिया विशेषण के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। क्रिया विश्लेषण की इस वीडियो में मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आरंभ करते हैं। पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें जिससे कि अन्य व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिल सके। अव्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको जानते हैं। जिन भाषा के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। महत्वपूर्ण चीज क्या है? कोई परिवर्तन जिन शब्दों में नहीं होता उन्हें अव्यय, अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय न होने के कारण इनको अव्यय भी बोला जाता है। मतलब अविकारी और अव्यय एक ही प्रकार में। हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वहा, आहा, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। इस प्रकार जितने भी आप सब इस तरह के देखेंगे वो सब के सब अव्यय होंगे, परंतु इनमें भी भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बता देता हूं। अव्यय के चार भेद होते हैं। सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों को हम अव्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज की यह पूरी वीडियो हमारी क्रिया विशेषण पर रहेगी। सबसे पहले जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया या दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। मतलब या तो जो क्रिया की विशेषता बताए या फिर दूसरे क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताएं उनको क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे राम धीरे टहलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टहलना क्रिया है और वो कैसे टहल रहा है? धीरे। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण शब्द हुआ। राम हमारा कर्ता हुआ और ये हमारी सहायक क्रिया हुई। इस प्रकार दूसरे वाक्य में देख रहे हैं राम बहुत धीरे टहलता है। तो यहाँ पर हमारा कर्ता टहलना क्रिया, धीरे यहाँ पर हमारी क्रिया विशेषण था, परंतु इसका भी विशेषण बताया किसने? हमें, बहुत ने। तो बहुत भी हमारा क्रिया विशेषण ही है। इस प्रकार ह हमारा सहायक क्रिया हुई। इस प्रकार हम देख रहे हैं धीरे और बहुत धीरे दोनों हमारे क्या हुए? क्रिया विशेषण हुए। आगे समझते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण को तीन भेदों में बांटा गया है। सबसे पहला है अर्थ के अनुसार, दूसरा प्रयोग के अनुसार और तीसरा रूप के अनुसार। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण अर्थ के अनुसार भेद है। तो यह वीडियो हमारी इन महत्वपूर्ण भेदों को ही बताएंगी। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 9 भेद होते हैं। हम इन 9 भेदों को, उनके कुछ उपभेद भी हैं, उनको आज महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, मतलब काल के बारे में जो मैं बताए। जो शब्द क्रिया के समय से संबंध विशेषता बताए कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तुरंत चला गया, मैं वहां कभी कभी जाता हूं। तो ये दोनों शब्द क्या हैं? हमें समय के बारे में बता रहे हैं कि मैं तुरंत चला गया या कभी कभी जाता हूं। तो ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण हुए। इसमें हमारे कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे अभी अभी, आज, कल, परसों, प्रतिदिन, अब, जब, कब, तब, लगातार। ये सब जितने भी यहाँ पर शब्द आप देख रहे हैं ये सारे के सारे कालवाचक क्रिया विशेषण के ही उदाहरण हैं। यदि ये शब्द आप वाक्य में पाते हैं और इनके विषय में पूछा जाता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण ही होगा। दूसरा हमारा भेद है स्थानवाचक
इसमें हमें काल समय के बारे में पता चला है, इसमें हमें स्थान के बारे में पता चलेगा। जो शब्द क्रिया के स्थान से संबंध विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कृपया ऊपर चले जाइए, मतलब एक स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है, ऊपर चले जाइए। रोहित यहाँ नहीं रहता, एक स्थान के बारे में बात हो रही है कि रोहित यहाँ पर नहीं रहता। इस तरह कुछ अन्य शब्द हैं, वहां, कहां, पास, दूर, अन्यत्र, आसपास, ये सब क्या है, हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा प्रकार है हमारा दिशावाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की दिशा से संबंध विशेषता बताए उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी ओर देखो, मतलब मेरी ओर, एक दिशा की तरफ इशारा किया गया है कि मेरी ओर देखो। दूसरा, वह उधर मुड़ गया, मतलब लेफ्ट या राइट, एक तरफ इशारा किया जा रहा है, दिशा बताई जा रही है कि वह लेफ्ट मुड़ा है या राइट मुड़ा है। इस प्रकार हम दिशा के विषय में बताते हैं। इसके कुछ अन्य शब्द होते हैं, जैसे जिधर, इधर, जिधर, किधर, सामने आदि। इस प्रकार के शब्द हमें दिशावाचक होते हैं। हमारा अन्य भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा के से संबंध रखता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे वह कम बोलता है, मतलब मात्रा बताई गई है, वह कम बोलता है। बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, एक मात्रा के बारे में बताया गया है कि यदि आप अधिक खाओगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। इसके कुछ उदाहरण हैं जिसमें अधिकता बोधक कुछ शब्द हैं, बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, भूख, निपट, अत्यंत, अतिशय। न्यूनता बोधक, ये अधिकता बोधक है, ये न्यूनता बोधक, कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्राय, जरा, किंचित। पर्याप्तिवाचक केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु। तुलनावाचक शब्द हैं अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। श्रेणीवाचक शब्द हैं थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल, एक एक कर, यथाक्रम। ये शब्द हमारे परिमाणवाचक के उपभेद हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा पांचवा उपभेद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये रीति या ढंग के विषय में हमें बताता है। जो शब्द की रीति या ढंग को बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुनील मधुर बोलता है, यहाँ पर उसका ढंग या इसकी रीति कैसी है, मधुर बोलने की है। हिरन तेज दौड़ता है, इसका ढंग कैसा होता है, इसकी रीति होती है तेज दौड़ने की। तो ये हमें रीति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे प्रकार अगर पूछे तो ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, की जितने भी अन्य शब्द दिए गए हैं। फिर निश्चय से संबंधित है अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, वस्तुतः, दरअसल। अनिश्चयवाचक है कदाचित, शायद, बहुत कर, यथासंभव, स्वीकार है, हाँ, जी, ठीक, सच, कारण आदि शब्द हैं। इसलिए, क्यों, काहे को, निषेध, न, नहीं, मत, अवधारणा, तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, शा। इस प्रकार हम रीतिवाचक शब्दों के बारे में जानते हैं। उसके बाद अन्य जो भेद है, छठा जो प्रकार है हमारा निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मतलब निश्चित कर दिया है कि मैं वहां अवश्य जाऊंगा। वह निसंदेह सफल होगा, मतलब निश्चित कर दिए गए हैं। तो ये शब्द हमारे जो निश्चितता प्रकट करते हैं उनको निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य शब्द हैं निश्चयवाचक क्रिया विशेषण के, अलबत्ता, जरूर, बेशक आदि। हमारा अन्य सातवां प्रकार है वह है अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। वह हमारा निश्चयवाचक था, यह हमारा अनिश्चयवाचक है जो अनिश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है। इसमें हम उदाहरण देखते हैं, जैसे वह शायद चला जाए, वहां पर निश्चित था, वह चला गया, निश्चितता प्रकट करता है, परंतु यहाँ शायद चला गया या संभवतः न पहुंच पाए, तो यहाँ पर संभवतः और शायद हमारे अनिश्चितता को प्रकट कर रहे हैं। कुछ अन्य शब्द हैं जैसे कदाचित, संभव है, मुमकिन है आदि, इस प्रकार अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। हमारा जो आठवां भेद है वह है निषेधात्मक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के करने या होने का निषेध प्रकट करे उसे निषेधात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ मत बैठो, तो यहाँ पर जो मत शब्द है वो निषेधात्मक है।
मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो नहीं यहाँ पर क्या हुआ, निश्चितात्मक शब्द हुआ, तो निश्चितात्मक क्रिया विशेषण कहेंगे। कुछ अन्य निश्चितात्मक क्रिया विशेषण न और ना। हमारा अंतिम उपभेद है कारणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने का कारण बताए उन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दुर्बलता के कारण वह चल नहीं सकता, तो कारण क्या है हमारा, दुर्बलता। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसलिए वह सो गया, तो कारण शब्द हमारा इसलिए है और कारण क्या रहा, ठंडी ठंडी हवा चलना। तो यहाँ पर कुछ अन्य कारणवाचक क्रिया विशेषण के मारे, अतः, अतएव, उद्देश्य से, किस लिए। तो ये हमारे 9 उपभेद क्रिया विशेषण के थे। इसके बाद कुछ समानार्थक क्रिया विशेषण का अंतर हम जानते हैं कि समान शब्द होते हुए भी उनमें अंतर होता है, उस अंतर के ना होते हुए हम अर्थ को दूसरे ढंग से ले लेते हैं, तो हमें उनका सही अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें अब और अभी, अब में वर्तमान समय का अनिश्चय है और अभी का अर्थ है तुरंत। जैसे अब आप जा सकते हैं, मतलब यहाँ पर वर्तमान में अनिश्चय, अब आप जा सकते हैं। अभी मैं अभी अभी आया हूं, मतलब तुरंत आया हूं। दूसरा है हमारा तब या फिर। अंतर यह है कि तब बीते हुए समय का बोधक है और फिर भविष्य की ओर संकेत करता है। कैसे, तब को देखते हैं, तब उसने कहा, मतलब बीता हुआ समय। फिर ऐसा होगा, ये हमें भविष्य की ओर संकेत करता है। तीसरा है हमारा कहां और कहीं। कहां किसी निश्चित स्थान का बोधक है और कहीं किसी अनिश्चित स्थान का परिचायक। कहां से हमें निश्चितता आती है और कहीं से अनिश्चितता। कभी कभी कहीं निषेध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे कहां, मैं कहां आ गया। कहीं, यहाँ में निश्चित स्थान प्राप्त हो रहा है कि मैं कहां आ गया, किसी स्थान पर। दूसरा कहीं, वह कहीं भी जा सकता है, मतलब अनिश्चित स्थान, वह कहीं भी जा सकता है। अर्थों में भी कहीं का प्रयोग होता है। जैसे पहला है बहुत अधिक में, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, तो यहाँ पर क्या, उससे मतलब किसी दूसरी पुस्तक से अच्छी है। कदाचित कहीं बाघ ना आ जाए, मतलब कदाचित कहीं बाघ ना आ जाए। या विरोध में, राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो यहाँ पर कहीं शब्द क्या कर रहा है, विरोधाभासक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ और कहीं में क्या अंतर हो सकता है। आगे कुछ अन्य शब्द हैं, आइए देखते हैं। न, नहीं, मत, जो हमारे निषेधात्मक क्रिया विशेषण है, उनका प्रयोग कहां कहां पर होता है, ये देखते हैं। इनका प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही। न से साधारण निषेध और नहीं से निषेध का निश्चित सूचित होता है। न की अपेक्षा नहीं कहीं जोरदार है, मतलब न की अपेक्षा नहीं ज्यादा जोरदार होता है। मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है, जहां पर आज्ञा संबंधी निषेधात्मक हो रहा हो तो वहां मत का प्रयोग करेंगे। जैसे न का प्रयोग देखिए, क्या तुम न आओगे, तुम न करोगे तो वह कर देगा, मतलब जोर नहीं है। और नहीं पर देखें, तुम नहीं जा सकते, मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर जोर अधिक आ रहा है हमें न से। तीसरा है मत, भीतर मत जाओ, तुम यह काम मत करो, तो यहाँ पर एक आज्ञात्मक निषेध है कि यह कार्य मत करो, भीतर मत जाओ। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि निषेधात्मक जो शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ क्या हैं। उसके बाद ही और भी का क्या प्रयोग होता है। बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है। अंतर यह है कि ही का अर्थ एकमात्र और भी का अर्थ अतिरिक्त सूचित करता है। कैसे, ही को देखते हैं, यह काम तुम ही कर सकते हो, मतलब क्या कर रहा है, एकमात्र की ओर इशारा कर रहा है कि यह काम तुम ही कर सकते हो। और दूसरा भी को देखें तो इस काम को तुम भी कर सकते हो, मतलब तुम भी और कोई अन्य भी कर सकता है, आपके अतिरिक्त भी कोई कर सकता है, तो यहाँ पर अतिरिक्त सूचित हो रहा है। इसलिए ही और भी का आप उपयोग देख चुके हैं। इसके बाद केवल और मात्र। केवल अकेले का अर्थ रखता है और मात्र संपूर्णता का अर्थ सूचित करता है। जैसे आज हम केवल दूध पिएंगे, मतलब केवल एकमात्र चीज, और यह काम केवल वह कर सकता है, एकमात्र के लिए सूचित किया जा रहा है। और मुझे मात्र
₹5 मिले, मतलब सिर्फ ₹5 ही मिले, ज्यादा मिल सकते हैं, संपूर्णता का बोधक है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। हमारा 7वां जो अंतर कर रहा है वह भला और अच्छा का प्रयोग हम कैसे करते हैं। भला अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, पर कभी कभी संज्ञा के रूप में भी आता है। देख लेते हैं इसको। भला का भला फल मिलता है, मतलब यहाँ पर ये भला शब्द क्या है, संज्ञा के रूप में आया है। अच्छा अस्वीकृति मूलक अव्यय है, यह कभी अवधारणा के लिए और कभी विस्मयाबोधक के लिए प्रयुक्त है। जैसे अच्छा कल चला जाऊंगा, यहाँ पर अवधारणा है। अच्छा आप आ गए, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक के रूप में यूज हुआ है। तो हम दोनों का अर्थ देख चुके हैं। हमारा अगला भेद जो हो रहा है वह प्राय और बहुधा शब्द में। प्राय और बहुधा में अंतर देख, दोनों का अर्थ है अधिकतर, किंतु प्राय से बहुधा की मात्रा अधिक होती है। जैसे बच्चे प्राय खिलाड़ी होते हैं और बच्चे बहुधा हट्टी होते हैं, मतलब यहाँ पर मात्रा अधिक हमें फील हो रही है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और ये नहीं किया है तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य हिंदी भाषी जिज्ञासुओं तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे वह भी हिंदी भाषा से संबंधित गहन अध्ययन कर सकें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।